मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यही आके फिसलते क्यों कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला हो, भूल उड़ा के जहाँ चले। सही बात किस है। ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से कुछ अपना लिए चले, जग को कुछ अपना अपना दिए दिए चले। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है। सही बात है सर। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरी पत्नी आकर मुझे कहेगी कि देखिए ना भैया ऐसे ऐसे बोल रहे थे। प्रेम का प्रदर्शन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हमारे पड़ोस के चाचा चाची भी हमें निकाल थप्पड़ लगा देते थे। रामायण का दौर को लें, महाभारत का दौर को लें, तो अर्जुन भी एक दिन में अर्जुन नहीं बना। या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्माप्नोति धनाधर्म तथा सुखम। ये सादगी ऐसी कि हर रंग भी शर्मा जाए, चांद को चाहिए कहाँ कहना। कि मुश्किलों से जो घबराए जलीले ख्वार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। जी जी बिल्कुल। और हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार आते हैं। नए मकान में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। एक हम हैं जो संभाले हुए हैं इन्हें, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार मिश्रा फिर से एक बार मोटिवेशन बिहार 1 में। ये पॉडकास्ट चैनल जब हम लोगों ने शुरू किया था तो आपके साथ ये बात करी थी कि हम शहर की जो प्रमुख हस्तियां हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, कमाल का काम किया है, और उनकी प्रसिद्धि अब कोई कहते ना कि वो अनजान सा चीज नहीं रहा, हर कोई उनके बारे में जानता है। और इसी क्रम में हम हर कड़ी में आपको एक नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज जो शख्सियत हमारे सामने है, उनकी पहचान बस इतनी है कि आप जिधर देखो आप उनका नाम गूंजता हुआ दिखाई देगा। उनकी पहचान, उनका साहित्य, उनका ज्ञान और उनके द्वारा जो काम किया गया, जो उनकी कीर्तियां हैं, वो हर कोई उनसे परिचित है। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ना एक छोटा सा कोटेशन कोट करके सुनाया था। मैं फिर से सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। मूर्तियां इसलिए नहीं पूजी जाती क्योंकि उसमें भगवान बसते हैं, मूर्तियां इसलिए पूजी जाती है कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा होता है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ है, वो उनमें ये कोटेशन जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है। इन्होंने इस बात को साबित किया है कि कैसे स्ट्रगल करके जो पर्सनालिटी है उसमें निखार आता है। एक व्यक्ति कैसे व्यक्तित्व में तब्दील होता है, एक पर्सन कैसे एक पर्सनालिटी बनता है, ये उसके जीते जागते उदाहरण है। आज आपकी मुलाकात हम डॉक्टर पंकज कर्ण से कराने वाले हैं, जो इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में। और इंग्लिश भाषा पे इनका जो ज्ञान है वो कमाल का है, अद्भुत है। ये इनके जो बच्चे, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि ये इस लैंग्वेज में माहिर आदमी है। इन्होंने कई किताबों की एडिटिंग भी करी है। और कमाल की बात है, ये सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही नहीं, जितना कमाल, जितना अद्भुत ये इंग्लिश में है, उतना ही कमाल ये हिंदी भाषा में भी रखते हैं। इन्होंने कई तरीके की साहित्यिक कार्यक्रम में अपनी जो भागीदारी है वो दी है। कई सारी कविताओं का संकलन किया है, कई सारी कविताएं इनकी खुद की कीर्ति है, जो देश विदेश के कई सारे जो नामी ग्रामी मैगजीन्स है वहां पे पहले से ही प्रकाशित हो चुकी है। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना ऐसा होगा जैसे सूर्य को दिया दिखाया जा रहा हो। अब आपके सामने डॉक्टर पंकज कर्ण, और मैं चाहूंगा कि सर अपने ही शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन दे ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको मजा आ जाए। धन्यवाद बहुत बहुत संदीप कुमार मिश्रा सर, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कह दी। वास्तविक तौर पे मुझे जो अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करना है, तो मुझे लगता है कि रामावतार त्यागी साहब, उनकी चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने आप को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रामावतार त्यागी सर ने कहा था कि विचारक हैं न पंडित हैं न हम धर्मात्मा कोई, विचारक हैं न पंडित हैं न हम धर्मात्मा कोई, बड़ा कमजोर जो होता वही बस आदमी है हम। हमें इतिहास में मिलती नहीं कोई जगह माना, मगर इस जिंदगी के वास्ते कुछ लाजमी है हम। जिंदगी के वास्ते कुछ लाजमी है हम। एक शिक्षक अपनी योग्यता से अपनी पीढ़ियों को, अपने बाद की पीढ़ियों को संस्कारित और शिक्षित करने का काम करता है। हम बस एक माध्यम हैं, और जिस माध्यम से मैंने कुछ बच्चों को कुछ तराशा है, कुछ पढ़ाया है, कुछ किया है, वही काम आप भी कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों में आपने जो मुजफ्फरपुर शहर को दिया है, और मुजफ्फरपुर शहर से जितनी प्रतिभाएं देश के तमाम कोने में, और मुझे लगता है कि तमाम वेंचर्स में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां दक्ष एजुकेशन सेंटर का कोई बच्चा अगर वहां नहीं हो,
तो जो काम आप कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हम दोनों एक ही रास्ते के राही हैं। जी जी बिल्कुल। ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा एक मोटो, एक उद्देश्य होता है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को तराशें और किस तरीके से इस देश को, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, तो इस राष्ट्र को हम किस तरह का एक नायक दें, किस तरह का एक युवक दें, किस तरह का एक एम्प्लॉय दें जो अपनी शिक्षा से, अपने कर्म से राष्ट्र की तकदीर बदल दे। हम शिक्षक बस वही करते हैं। हम चाहते रहते हैं कि हमारे बाद की पीढ़ियों को हम लोग अपने उस ज्ञान को हस्तांतरित करते रहें और हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बाद की पीढ़ी है, वो संपूर्ण विश्व के कोने कोने में अपने देश का नाम, अपने राष्ट्र का नाम, अपने गांव, घर, परिवार का नाम ऐसे ही गुंजायमान करता रहे और इस तरीके से कीर्तिमान को स्थापित करता रहे। बस यही तो कुछ है। ये पंकज सर के बारे में जो कहा जाता है कि मतलब अगर विनम्रता देखनी हो तो पंकज सर को देखो, और ये आपने जिस तरीके से अपने आप को अभी प्रेजेंट किया है, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, उसमें साफ झलकता है कि विनम्रता क्या होती है। सर बहुत बहुत मुबारक हो सर हमारा इस चैनल पे। सर धन्यवाद। और आज मैं एकदम आश्वस्त हूँ, पूरी तरीके से श्योर हूँ कि आज का ये एपिसोड जब बच्चे देखेंगे वो इतना इनकरेज्ड और इतना मोटिवेटेड होने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। सर आप अपना शुरुआती जर्नी कुछ बताएंगे सर, कैसे आपने शुरू किया और इंग्लिश को ही अपना मतलब मेन स्तंभ कैसे बनाया सर? इसके पीछे एक बड़ी कहानी तो हर के जीवन की होती है जी। मैं एकदम सुदूर गांव का रहने वाला हूँ। मैं बेसिकली सीतामढ़ी ज़िले का एक छोटा सा गांव है, सिंगियाही गांव है, जो पुपरी प्रखंड में है। यह बात मैं आपको बता रहा हूँ आज से लगभग 3-3.5 दशक पहले की, जब मैं मैट्रिकुलेशन पास किया 91 में। तो हमारे बीच उस तरह की स्थितियाँ नहीं थीं और सुदूर इलाका था, शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार हो नहीं पा रहा था। तो किसी तरीके से हम लोग वहाँ के लोकल कॉलेज से इंटरमीडिएट किए। बाद में मैंने सोचा कि इंग्लिश ऑनर्स करूँ। पिताजी मेरे कहे कि भाई देखो यहाँ तो उस तरह की स्थिति नहीं है। मैं इतना बताऊँ कि पहले पुपड़ी में एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार भी अगर लेना होता या कोई अगर अंग्रेज़ी मैगज़ीन अगर लेनी होती थी तो उस हॉकर को अखबार के लिए 2 दिन पहले और उस मैगज़ीन के लिए कम से कम 1 सप्ताह पहले कह देना होता था या कुछ एडवांस कर देना होता था उस समय। तो बताइए कि मैं उस गांव से हूँ जहाँ एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को लेने के लिए 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। वहाँ से इंग्लिश ऑनर्स करना 1993 ईस्वी में, 1993 में, ये काफी एक बहुत ही चैलेंजिंग था। बहुत उधर पॉजिटिव सोच का नतीजा है। जी सर। तो हुआ क्या कि सेल्फ स्टडी करना था, खुद से मैंने पढ़ा और वहाँ उस महाविद्यालय में जो शिक्षक थे तो उनके द्वारा जो कुछ मार्गदर्शन दिया गया, कुछ पढ़ा। फिर बाद में वहाँ से मैं अपने आप को दरभंगा ले गया। दरभंगा में फिर वहाँ से ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई की मैंने पूरी। फिर इसके बाद मुजफ्फरपुर आया और ये यात्रा चलती रही। होता ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मेरा जो कुछ भी है वो सेल्फ स्टडी के आधार पर ही है। थोड़ा बहुत कहीं कुछ ज्ञान मिला तो उसको हासिल करते हुए आज आया और जो कुछ भी हूँ आप उनके सामने हूँ आज। सर ये आपने जो हासिल किया है, जो प्रेम, जो ज्ञान और जिसका आप मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप लोगों को जो बांट रहे हैं, ये अद्भुत काम है और आप इस काम में मतलब पूरी तरीके से संलग्न है। हर कोई जानता है, हर कोई पता है। आप सर मतलब मुजफ्फरपुर का कोई भी ऐसा मंच नहीं होगा, सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं कर सर, बिहार का कोई ऐसा मंच नहीं होगा जहाँ पे कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो और वहाँ पे पंकज कर्ण सर को बुलाया ना जाए। चाहे साहित्यिक प्रोग्राम हो, चाहे समाज से संबंधित कोई प्रोग्राम हो या ज्ञान से संबंधित कोई प्रोग्राम हो, पंकज सर की उपस्थिति वहाँ पे रहती है। दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, अगर वो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे पंकज सर रहेंगे ही रहेंगे। वो हमेशा, मैंने आपके प्रोग्राम को कई बार देखा है और आपसे कई बार इसके बारे में बात भी करी है। सर मतलब कैसा महसूस होता है जब ये हर जगह से आपको बुलाया जाता है और जब ये आज से 20 साल पहले अगर हम लोग देख, जहाँ पे मतलब आप संघर्ष कर रहे थे, चीज़ों को गेन करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे थे, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपको कैसी महसूस हो रही है सर? एक्चुअली पढ़ाई के साथ साथ एक बचपन की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ थोड़ा सा अलग करूँ। तो प्रारंभिक दिनों में तो मैं कुछ स्कूल कॉलेज के लेवल पे कुछ गीत वगैरह गाया करता था और पैरोडी वगैरह लिखा करता था। वो लिखते लिखते बातें आई। मैं कुछ दिन घर बैठकर ही फ्रीलांस जर्नलिस्ट टाइप का भी काम किया। जी जी जी। कुछ पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था। उसी दौरान एक बार एक शहर के किसी कार्यक्रम में, साहित्यिक आयोजन में मुझे जाने का मौका मिला और उसी आयोजन में मैंने देखा कि लीक से हटकर अगर ईश्वर ने कुछ दिया है और अगर मैं यहाँ पे अगर एग्जॉस्ट करूँ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेहतर हासिल होगा और उसी का परिणाम है। और जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप बहुत विनय है, आप सादगी है,
तो ये हमारी आर्ष परंपरा है, हमारे उपनिषदों में लिखा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्माप्नोति धनाधर्म तथा सुखम। तो ये जो कुछ हासिल किया तो उसमें विनयवत तो आया ही, तो हो सकता है कि मेरा व्यवहार लोगों को आकर्षित किया होगा, या हमारी जो विनयशीलता है। मुजफ्फरपुर के एक बड़े अच्छे शायर हैं, उन्होंने भी कहा कि सादगी ऐसी कि हर रंग भी शर्मा जाए, चांद को चाहिए कहाँ गहना। जी तो जी मुझे लगता है कि बिल्कुल। जो सादगी है वो ये मेरा सबसे बड़ा संबल रहा, और सादगी के सहारे और जो कुछ मैंने देखा, समझा, सोचा, चाहे वो मुजफ्फरपुर में रहकर ही अगर मैंने पूरे देश दुनिया को देखने का प्रयास किया, तो उन्हीं चीज़ों को लिखा है। और एक रचनाकार कभी भी आँख बंद करके नहीं रहता है, सही बात है। वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालात में हो, शरीर के साथ अगर हो सकता है कि वो संदीप मिश्रा जी के साथ बैठा हुआ हो, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उसका मन कहीं और चलता हुआ होता है। जी जी बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में जिन चीज़ों को मैंने देखा, महसूस किया, और समय ने जो मुझे कुछ सिखलाया, चाहे वह संघर्ष सिखलाया, संघर्ष के बाद थोड़ी-सी सफलता सिखलाई, या किन-किन जगहों पर मैं टूटा और किन-किन जगहों पर अपने आप को मजबूत करके फिर आगे बढ़ा, वो तमाम चीज़ें मेरे ज़हन में आई, और उसी का जो अनुभव का एक छोटा-सा सार है, उसी को मैंने अपनी रचना धर्मताएँ में रखा। तो जब मैं मंचों पर जाना शुरू किया तो लोगों को लगा कि अरे ये तो मेरी बात कर रहा है। कहीं अगर कोई शायरी अगर मैं पढ़ रहा था किसी मंच से, तो लगा कि अरे इस बच्चे ने तो ज़माने की बात कह दी। अभी जो कोई घटना घटी, वह घटना सचित्र इसकी रचनाओं में आ गई। तो यह क्या हुआ ना कि लोगों के भीतर में एक जगह बनानी शुरू हो गई इन चीज़ों से। ऑडियंस बहुत पारखी होते हैं, जी जी बिल्कुल। उनकी नज़र में अगर आप आ जाएँ, अगर वो आपको पसंद कर लें, आपकी रचनाओं को पसंद कर लें, तो फिर धीरे-धीरे मंच मिलना शुरू हुआ मुझे। और ये सब आप लोगों की मेहरबानी है और हमारे कुछ दर्शकों का प्यार है, सबों की शुभकामनाएँ हैं, माता-पिता का आशीर्वाद है कि धीरे-धीरे ही सही वो क्रमागत कदम-कदम बढ़ाते-बढ़ाते आज कुछ कर पाया हूँ। तो बस यही है हमारी रचना धर्मता का एक छोटा-सा मिसाल है, जो मैंने बताया आपको। इतने सारे अचीवमेंट के बाद भी इतना विनयपूर्वक अपनी चीज़ों को रखना, जी, जी। ये कमाल की सादगी है सर आपकी। तो सर जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, आपको सैकड़ों पुरस्कार भी मिले। जी सर। अपने राज्य स्तर पे, नेशनल लेवल पे। जी, जी। ये पुरस्कारों का जो सिलसिला है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है, मतलब ये कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से मतलब आगे बढ़ रहा है? मुज़फ्फ़रपुर में ही उन दिनों मैं कुछ-कुछ मंचों पे जाना आना शुरू कर दिया था। तो एक कार्यक्रम था, ये बात मैं आपको 2005 या 6 की बता रहा हूँ, 2006 की बात है शायद। एक बड़ी संस्था थी मुज़फ्फ़रपुर में, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और उन्होंने संचालन की पूरी ज़िम्मेवारी ली। तो उन दिनों हम सोच नहीं सकते थे कि हम लोग को कोई सम्मान वगैरह मिलेगा। तो वहीं से किसी मंच से सम्मान मिलना शुरू हुआ। और ये देखिए कुछ होता नहीं है ये। आप जो कर रहे हैं ना, तो मूल्यांकन करने वाला कोई और होता है। तो बस हमने सोचा कि बस मैं अपना काम करूँ, पूरी ईमानदारी से करूँ। तो ईमानदारी से किया हुआ काम है, और उस काम के दम पर जो आपने मूल्यांकन किया, बस वो मूल्यांकन, पुरस्कार और सम्मान जो हो, उस मूल्यांकन का प्रसाद है बस। तो इसी तरीके से चिरैवेती करते आगे बढ़ता चला गया और लोगों का प्यार सम्मान मिलता चला गया, बस यही है। ये तो कहते ही है और सारी दुनिया भी इस बात को जी, जानती है कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जी, तो जी। वो ट्रांसलेट होता है। जी, आप जिस भी फील्ड में जो भी काम जी, आपने अगर पूरा दिल से, पूरा हृदय से किया, जी, तो जिस चीज़ के लिए, जिसके लिए कर रहे हैं, वो वहाँ तक जाता ही जाता है, वो जी, ट्रांसफ़र होता ही होता जी, है। बिल्कुल, और शिक्षक होने के नाते तो ये काम हम लोगों को मतलब करना हम लोग ही है। शु करना ही करना है। बिल्कुल, जी, जितने दिल से हम अपनी चीज़ों को इम्पार्ट करते हैं, उतना जी, ही प्रेम और स्नेह हम लोग बच्चे से मिलता है। जी, जी, और ये बच्चे का प्रेम स्नेह ही है कि मतलब आज हम लोग मतलब ये ऐसा कर पा रहे हैं, जी, क्योंकि जी, हम लोग बिल्कुल। एक दूसरे के साथ बैठ के इन बातों पे हम लोग संवाद कर रहे हैं। जी, तो जब शिक्षक होने के नाते हमारा काम ही है कि हम बच्चों के बारे में सोचें, बच्चों के बारे में बात करें, उनके डेवलपमेंट के बारे में ख्याल करें। तो थोड़ा बच्चों के बारे में भी बात करते हैं सर। जी, जी, बिल्कुल। सर जैसा हम लोग जानते हैं कि बिना संघर्ष के, बिना अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किए हुए, एग्जॉस्ट किए हुए, जी, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत बड़े-बड़े ड्रीम देखते हैं। लेकिन जब कमेंसरेटेड एफर्ट्स की बात बिल्कुल, जी, आती है, जब उनको अपना जो अपने पक्ष का काम है, योगदान देना है, जी, तो वहाँ पे वो शॉर्टकट ढूँढना शुरू करते हैं जी, और चाहते हैं कि वो जो है वो आसक्ति सफलता उसको यूँ ही मिल जाए। जी। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे ताकि वो इस बात को समझ सके कि बिना मतलब संघर्ष किए हुए सफलता नहीं मिलती? सर देखिए, आज की जो पीढ़ी है ना, वो बहुत ही एडवांस दौर में बढ़ती हुई पीढ़ी है। अभी जेन ज़ी की बात हो रही है, लगातार हम लोग देख जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल, ये नया टर्मिनोलॉजी है जी, जहाँ पे बच्चों टर्मिनोलॉजी को है जी बच्चे। अब ये 21वीं सदी में जहाँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हम आप
लोगों के माथे पे भी चढ़कर बोल रहा है, उसका जादू एग्जैक्टली चढ़ गया है। यंगस्टर्स तो उसमें हैं ही, यहाँ तक कि हमारे आपकी पीढ़ी के लोग भी उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। संभावनाएं इनके पास बहुत ज़्यादा है और इनके पास अवसर भी बहुत ज़्यादा है। आप कल्पना करें, जिन दिनों हम लोग तैयारी किया करते थे, हम लोग जब जी। स्टूडेंट लाइफ में जी रहे थे, हमारे पास रिसोर्सेस बहुत सीमित थे सीमित थे। और सीमित रिसोर्सेस में ही कुछ बेहतर करना था। तो एग्जैक्टली एक सर। बड़ी चुनौती वहाँ थी। आज इनके पास जस्ट रिवर्स है, आज इनके पास संसाधन भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा संसाधन भी इनके लिए चुनौती है। एग्जैक्टली सर। अब दिक्कत क्या है इनके पास कि इनके पास मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है, पढ़ने के लिए कितना चाहिए वो बहुत है, लेकिन क्या पढ़ें, यहाँ पे आकर के वो लोग फिसल रहे हैं। इसके लिए हम हैं, आप हैं, जी बिल्कुल। कि पढ़ना बहुत है, ये तो आपके पास है, क्या पढ़ना है उसके लिए हम हैं। जी बिल्कुल। तो हम ये बताएं उनको कि हमें क्या पढ़ना है, इस तरीके से वो पढ़ें। सफलता का सर कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आज नहीं Exactly. इतिहास गवाह है। हम पुरातन काल से ही अगर लें तो अगर हम रामायण का दौर को लें, महाभारत का दौर को लें, तो अर्जुन भी एक दिन में अर्जुन नहीं बना था, वक्त लगा एग्जैक्टली था सर, उसको भी। बिल्कुल सर। संदीप मिश्रा सर एक दिन में संदीप मिश्रा सर नहीं बने, सर, पंकज बिल्कुल कर्ण सर। एक दिन में पंकज कर्ण नहीं जी बना। बिल्कुल। तो आज की पीढ़ी को यह बात आत्मसात करना पड़ेगा, उसको भीतर तक इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों पर नज़र रखें, लेकिन सफलता के लिए कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है। याद कीजिए, एक किसी शायर ने कहा कि मुश्किलों से जो घबराए ज़लील ख़ार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। जी जी और बिल्कुल। हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर बहुत पार सर। होते हैं। अगर क्या आप बात चाहते कही हैं कि सर, बिल्कुल। जीवन के समंदर को अगर आप पार करना चाहते हैं, जीवन के दरिया को अगर आप पार करना चाहते हैं, तो ठीक है, हमारा दिया हुआ ज्ञान आपके पास होगा, लेकिन चप्पू तो आपको चलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। और बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि हम समंदर पार करें, अगर आप चाहते हैं कि हम तैर के दरिया पार करें, तो चप्पू आपको चलाना पड़ेगा। और चप्पू चलाने के लिए मुझे लगता है कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। उसके एग्जैक्टली लिए सर। पूरी मेहनत, पूरा संघर्ष, एग्जैक्टली पूरा सर। समर्पण, लगन, त्याग, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज के बच्चों में ये सारी चीज़ें हैं, बस हम और आपको बस ये सोचना है कि हम उसे किस तरीके से सही तरीके से मार्गदर्शित कर दें। बच्चे तो हैं, वो तो देखते हैं आसमान में उड़ने की बात कर रहा है 25 साल का बच्चा, हाँ सर 20 साल, बिल्कुल, 22 साल का मतलब बच्चा। ये कभी कभी सोचते हैं ना सर, जी, जिस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, जी, मतलब ना हमारा इतना बड़ा आकांक्षा हुआ करता था, शायद हम लोग को एक्सपोजर नहीं था। जी, जी, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, उनकी मतलब जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, वो बहुत बड़ी है, जी, बहुत ऊंची है। जी, और ये इतने कम उम्र में इन चीज़ों को मतलब वो देखते हैं, हासिल करने के लिए कोशिश भी करते हैं। कहीं ना कहीं जो मतलब उनके लिए जो रुकावट बनता है, जी, वो जी, उनका मतलब जो एक जगह पे टिकना नहीं, मतलब कोरोना के बाद उनका अर्ली जी, जो टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर हो गया। जी, जी, और टेक्नोलॉजी अगर कुछ अच्छी चीज़ें दी है, तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी उनके बिल्कुल आई साथ हैं। उनको एक्सपोज कर जी, दिया जी, है। जी, जी। तो उनमें जो अटेंशन, जो टाइमिंग था, जब मतलब वो बुक्स के साथ अपने आप को बिताते थे, अपना समय उस पे लगाते थे, तो उनका अटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा होता था, जी, जी। मतलब उनकी ग्रैबिंग कैपेसिटी भी बढ़ती थी। लेकिन आजकल बच्चों का जो अटेंशन टाइम है, वो बहुत कम हो गया। वो जी, जी। 30 सेकंड तक एक वीडियो को नहीं देखते, वो तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। जी, जी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस तरीके से मतलब अभी उँगलियाँ हमारी चल रही है हुँ। मोबाइल को आगे, जी, जी। आने वाले समय में इसका इवोल्यूशन होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी जो अंगूठा है और ये जो इंडेक्स फिंगर है, उसका साइज़ बड़ा हो जाए। क्या बात है! जी, जी। तो ये बच्चों का अटेंशन टाइम कम हुआ है। उनकी ग्रैबिंग कैपेसिटी तो मतलब बढ़ी है एक्सपोज़र के साथ-साथ, जी, जी। लेकिन अटेंशन टाइम कम हुआ है, जो कहीं न कहीं उनके लिए बाधक साबित हो रहा है। बिल्कुल। अब जितनी जल्दी वो इस बात को समझ पाएँगे, उतना ज़्यादा मतलब वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। अभी आप अपने बातों में कह भी रहे थे कि जी। आजकल मटेरियल का कोई कमी नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। आजकल बहुत सारी मतलब उनके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे वो चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। जी। लेकिन बहुत ज़्यादा जब ऑप्शंस होता है, तो वहाँ पे भी एक चैलेंज होता है कि वो आप सही ऑप्शन को कैसे पिक बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। जी, जी। इसके लिए टीचर की ज़रूरत होती है, हम लोग हैं उनके लिए। जी, एक और बात उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जी। कि 10 किताबों को एक-एक बार पढ़ना से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, एक किताब को 10 बार 10 पढ़ना। बार पढ़ना, बिल्कुल। तो जी, वहाँ पे जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको इस तरीके से लायक बना देगा कि कोई भी क्वेश्चंस वहाँ से छूटेगा नहीं। और हमारे देश के जो मतलब कहते हैं ना कि जो वाइजेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने एनसीईआरटी की रचना करी है। जी, जी, बिल्कुल। अगर बीइंग स्टूडेंट्स आप थॉरली एनसीईआरटी को पढ़ जाते हैं 6 जी, टू जी। 12 तक, तो अपने इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है जो जो मतलब आपसे क्रैक कर वंचित देते। रह जी, सकता है। बिल्कुल। जी, जी। तो आप ध्यान से इन चीज़ों को करें। एक और बात कहनी थी, जब स्टूडेंट के बारे में बात हो ही रही जी, है, जी। तो एक बात और कहनी जो मैंने ऑब्जर्व किया है
शायद आपने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया है जी कि जब हम लोग मतलब बड़े हो रहे थे, हम उस जनरेशन में थे जहाँ पे दादा दादी माता बिल्कुल। पिता और अपने आस पड़ोस समाज के लोगों का भी पूरा हक होता था हम पे। जी कभी जी अगर हम कुछ गलती करते थे तो मतलब हमारे पड़ोस के चाचा चाची भी हमें जी निकाल जी थप्पड़ लगा देते जी थे। जी लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। जी जी कहीं न कहीं सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ है, फैमिली के मूल्यों का पतन हुआ है जी और बच्चे में जो एकांकीपन है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। जी अब वो जी मतलब उनकी टॉलरेंट कैपेसिटी भी कम हो गई है। वो घर में लोगों की बात नहीं सुनते तो बाहर कैसे सुनेंगे? जी तो ये जो जो सामाजिक मूल्यों का जो कमी होना है, डिमिनिश हुआ है, जी जी। इसका कारण आपके नज़र में क्या होगा? और क्या ये बात सही है या फिर मतलब ये सिर्फ़ मेरी ही नहीं अ, सर, ये तो एक बहुत ही बड़ी चिंता है और इस चिंता के लिए अगर हम लोग चिंतित ना होंगे तो फिर कौन होगा? एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि हमारी जो पीढ़ी अभी की जो पीढ़ी तैयार हो रही है, उसमें अगर इस तरह की कमी आई है, इस तरह का जो लैकनेस आया है, तो उसमें उस पीढ़ी का क्या दोष? अगर कोई बच्चा अगर माचिस की तीली जला रहा है, वो जला रहा है, उसको पता नहीं कि इस तीली को अगर जलाएँगे तो वो हमारी उँगली को भी जला सकता है। तो हम ये मेरी ज़िम्मेवारी है कि बताना है कि बेटे तीली को बर्बाद नहीं करते, इससे उँगली भी पक सकती है। अगर अपने आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को अगर परिवार के मूल्यों को नहीं बताऊँ, संबंधों को ना बताऊँ, सबसे ज़्यादा अभी जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें संबंधों का क्राइसिस है। इस दौर में गुज़र रहे हैं जहाँ अभी भाई-भाई को नहीं समझ पा रहा है। माता-पिता के बीच और बच्चों के बीच का जो एक संबंध है, उस संबंध में दरारें आने लगी हैं। बच्चे पेरेंट्स का मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों के भीतर उस तरह की जागृति नहीं आ रही है कि हमको अपने परिवार में किस तरीके से अपने बाप-दादों याद कीजिए जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, बाबूजी अगर घर में अगर आते थे, तो एक बार आवाज़ देते थे किसी बेटे के नाम से, संदीप, पंकज, तो घर की जो बहुएँ हुआ करती थी या तो घूँघट कर लेती थी या घर में चली जाती थी। जी बिल्कुल। बाबूजी अगर दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो यह एक अनुशासन था कि बाबूजी को क्रॉस करके हम कैसे आगे बढ़ जाएँगे। जी, जी, बिल्कुल। जब हमारे गुरुदेव साइकिल से चलते होते थे और पीछे से अगर हम लोग साइकिल से आते थे, कभी आगे तो नहीं कभी निकल आगे पाते। नहीं निकल पाते थे। या अगर गुरुदेव को देख रहे हैं कि आगे से आ रहे हैं, तो अगर साइकिल पर हैं, तो साइकिल रोक रोक के करके उतर खड़े हो जाते थे। यह यूँ ही हमें नहीं आया, या आप जी, में नहीं आया। जी, बिल्कुल। ऐसा संस्कार हमें हमारे पिताजी ने दिया, दिया था। हमारे पूर्वजों ने दिया। और अगर इसी को अगर मैं अपने बच्चों में अगर हस्तांतरित नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें उस बच्चे का क्या दोष है? परवीन शाकिर एक पाकिस्तान की हैं, बहुत अच्छी शायरा रही हैं। वो भी अंग्रेज़ी की ही थी सर। उनका एक शेर है, दिन के वक़्त भी जुगनू को पकड़ने की करे ज़िद, बच्चे हमारी अहद के चालाक हो गए। हुँ, आज जिस अहद के हमारे बच्चे हैं, वो तो दिन में भी जुगनू पकड़ने की ज़िद करता है। जी, हमें सही बात बताना होगा कि बेटे तुम जुगनू पकड़ने के चक्कर में मधुमक्खी नहीं पकड़ लो, हाथ कट जाएगा। सही बात है सर। तो सही उसे रोकना हमें है। हमें बताना है कि बेटे जुगनू क्या है और मधुमक्खी मधुमक्खी क्या है। क्या है? कहने का मतलब मेरा ये है कि उन्हें हमको बताना होगा। आज जो घर बनता है, बहुत नए-नए तरीके से लोग घर बनाते हैं, बहुत तरह के सीनरीज़ लगा लेते हैं। पहले के ज़माने में याद कीजिए, माँ-बाबूजी की तस्वीर होती थी, बच्चों के जन्मदिन की तस्वीर होती थी, या इस सब तरीके से चीज़ें होती थी। जी, बिल्कुल। नहीं, जी, बिल्कुल। हटा दी तुमने सब तस्वीर पुरखों की दीवारों से। कहाँ से सीखा ये नायाब तोहफ़ा घर सजाने का? हाँ, घर क्या सजा घर कमाल का सजाने का मतलब ये नहीं कि अपने पुरखों की तस्वीर को मैं उससे हटा दूँ। घर सजाने का ये मतलब नहीं कि मैं अपने बाप-दादों को भूल जाऊँ। और एक मुनव्वर राना बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने तो सीधे कह दिया, नए मकान में चीज़ें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? एक हम हैं जो सँभाले हुए हैं इन्हें, वरना सलीके से बुज़ुर्गों की निशानी कौन रखता है? वाह! ये अगर हम शिक्षक हैं, हम अगर वाह! साहित्यकार हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बच्चे, बुजुर्ग का सम्मान कैसे किया जाता है, माँ बाप का सम्मान कैसे किया जाता है। बुजुर्ग मतलब हमारे माँ पिता ही नहीं, जी, बुजुर्ग बिल्कुल। मतलब उस पीढ़ी में जितने भी हमारे समाज में हैं, बिल्कुल, उन बिल्कुल सर। तमाम को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। और अगर हम अपनी जिम्मेवारी से अगर च्युत हो जाएंगे, अगर हम अपने जिम्मेवारियों से स्किप करेंगे, तो हम बच्चों को कहाँ तक दोष देंगे? जब अगर बच्चे गलतियाँ करना शुरू करते हैं, तो उन्हें हर स्टेप पर बताना पड़ता है। बच्चे समझते हैं, बिल्कुल सर, बच्चे समझते हैं। बिल्कुल। रही बात मोबाइल वगैरह की जो स्थितियाँ हैं, उसमें तो वो तमाम चीज़ें चलती ही हैं उनकी। हुँ, हुँ। वहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़ों को उनको एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जी, वहाँ भी बिल्कुल। बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मेरा जो मूल तत्व है, जो हमारे जो संस्कार है, हमारा जो मूल्य है, हमारी जो मनुष्यता है, इस प्रकृति ने जो हमें दिया है, उस प्रकृति से अगर हम विलग होंगे, तो आने वाला समय बड़ा भयावह होगा। तो यह वास्तविक समय अभी ही है कि हम अपने बच्चों को चीज़ों से रूबरू कराएँ, उन्हें बताएँ कि किन-किन चीज़ों का कैसा मूल्य है। पिताजी हैं तो हैं। आज भी अगर हम अपने बच्चों को समझाएँ कि अपने पिताजी के साथ ऊँची आवाज़ में बात नहीं की जाती है, तो बच्चे समझेंगे।
बिल्कुल मैंने सही बात। कहना छोड़ दिया है, इसलिए बच्चे को पता नहीं है। दादाजी अगर कुछ बोलते हैं तो दादाजी आप चुपचाप बैठिए ना, हम तो आ रहे हैं अभी। ये नहीं नहीं, दादाजी को समझाइए, दादाजी समझेंगे। हो सकता है कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात वो नहीं समझे, लेकिन मैं तो अपने घर में देखता हूँ, मेरे पिताजी यहाँ बैठे हुए होते हैं, मेरा बेटा पिताजी को दिखलाता है मोबाइल पे, पापा आज चलिए मैं आपको आज मैं आपको दिखलाता हूँ तिरुपति बालाजी दिखलाता हूँ, पिताजी आज मैं आपको देवघर दिखलाता हूँ, पिताजी आज मैं आपको वाराणसी दिखलाता हूँ। वो कंप्यूटर पे मोबाइल पे दिखला रहा है, मेरे पिताजी चाव से देखते भी हैं। पिताजी अगर वहाँ से विजिट करके आए हुए तो बताते अरे देखो यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर बन गया, पहले तो यहाँ पे ये चीज़ें थी, अरे आज इतना बड़ा ये सड़क हो गया, यहाँ पर वो चीज़ें थी। मेरा बच्चा भी सीख रहा है अपने दादाजी से, आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले की बात है। समय देना पड़ेगा, जी अपने बिल्कुल। इस व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा वक्त निकाल करके बच्चों को अपने बुजुर्गों के साथ बैठना पड़ेगा, और इसके बीच में हमको आपको निर्देशित करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। बच्चे समझेंगे, सोचेंगे, सर समझेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। जी, लेकिन कहीं न कहीं एक दुर्भाग्य इस बात के भी आ रहा है कि जो यूनिट फैमिली मतलब वो जी, इतने ज़ोर-शोर से आगे बढ़ी है कि परिवार में बुजुर्गों का हुँ, जो मतलब प्रेज़ेंस है वही कम हो गया है। जी, बिल्कुल। अब जो बच्चे मतलब आँखें खोलते हैं वो जैसे-जैसे बड़े होते हैं सिर्फ़ मम्मी-पापा को देखते हैं। अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स को तो देखा ही नहीं। जी, जी, तो जब देखा ही नहीं तो उनके साथ ना अपनापन, ना अटैचमेंट उनका हो पाता है। जी, तो जी। उनकी बातें सुनना और समझना तो दूर की बात हुई। हम लोग बहुत लकी लोग हैं कि हम लोग अभी भी बिल्कुल, जॉइंट बिल्कुल। फैमिली जी, में जी। रहते हैं। जी, जी। मेरी बेटी तब मेरे पिताजी के साथ बैठ के ना वो मोबाइल पे बड़ी काम की चीज़ है मतलब इनफैक्ट मेरे पापा रिटायर होने के बाद अब मोबाइल के ज़रिए इंग्लिश सीख जी, रहे हैं क्या बात और मेरी बेटी उनके साथ मतलब इस चीज़ में मतलब ये मदद करती हैं। तो दोनों मतलब बहुत सारी चीज़ें एक-दूसरे को है। आदान-प्रदान करते बिल्कुल, हैं। और ये बड़ा तो धन है, ये बहुत बड़ा धन है। ये जी, जो चीज़ें हैं ना, ये जो बंधन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके घर में जब आपके मतलब माता-पिता, दादा-दादी अगर हैं, जी, तो बच्चों को अच्छा परवरिश मिलना तय है। जी, जी, बिल्कुल, मतलब वो एक साथ कई जनरेशन की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, एडैप्टेबिलिटी क्या होती है वो शुरू बिल्कुल, से समझना शुरू करते हैं, सीखते हैं और तब वो कभी भी इधर-उधर भटकते नहीं। कहीं न कहीं सामाजिक मूल्यों का पतन में ये इस यूनिट फैमिली का अ, बड़ा रोल है, लेकिन इसको भी हम लोग मतलब ये नहीं कह सकते, ये समाज का जो विखंडन हो रहा है, वो कहीं न कहीं समय का डिमांड भी है। अगर आज आप देखें, तो मतलब जिस तरीके से महँगाई अब बढ़ी है जी, जी। अ, ज़िंदगी जीने के लिए भी बहुत जद्दोजहद जद्दोजहद करना पड़ रहा है, जी, जी। करनी पड़ रही है और इस जद्दोजहद के चक्कर में हमारा जो समय है ना, वो ऐसे निकल जाता है जी, कि सवेरे उठते हैं और रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं। तो ना आप अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली के लिए और बच्चों को तो जो समय बहुमूल्य समय जो हम लोगों के बचपन में मिला था, वो उनको मिल ही नहीं पा रहा। जो पेरेंट्स हैं वो समय दे ही नहीं पा रहे। तो जो अच्छा चीज़, जो अच्छा ज्ञान, जो मोरल वैल्यूज़ है, जी, जी। वो तो इम्पार्ट हो ही नहीं रहा, हो नहीं पा रहा है, जी। हो ही नहीं पा रहा और जो आर्टिफ़िशियल सोर्सेज़ से जो वो मतलब गेन करते हैं, जी, जी। तो भटकाव तो वहाँ पे तय है क्योंकि ऐसे-ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी, जी। और ये कोरोना ने आकर जो एजुकेशन और जो जो छोटे बच्चों का जो मतलब जो इस जनरेशन का बुरा किया, उससे ज़्यादा बुरा तो किसी और चीज़ ने जी, किया ही नहीं बिल्कुल, किया, बिल्कुल, सहमत हूँ। किया ही नहीं किया। सर अब जो है जैसी स्थिति है उसको तो चेंज नहीं कर सकते अभी। लेकिन कुछ स्टेप्स तो हम लोग ज़रूर ले सकते हैं और बिल्कुल। बच्चों को निर्देशित भी कर सकते हैं कि अगर आपने इस पैरामीटर्स पे काम किया, जी, जी। तो जो अभी हमारा जो तत्कालिक ये समस्या है जिसमें हमारे मूल्यों का विखंडन हो रहा है, जी, जी। हम उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल। अभी भी मतलब हम चीज़ों को अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। इस पे कुछ आप अपने शब्दों में प्रकाश डालते? सर हो क्या रहा है ना कि अभी जिस संस्कृति की बात हो रही है, छोटे से शब्दों में हम उसको भौतिकवादी संस्कृति कह सकते हैं। जी सर। यह जो भौतिकवादी संस्कृति है ना, हमारी इच्छाओं को इतना बढ़ा दिया है कि उस इच्छाओं की पूर्ति करते-करते हम लोग तबाह हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी का एक आलेख है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखा है कि हमारा जो ये है कि नेचर हमारा है कि हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जितना हम चाहते हैं, जितना हमें मिलता है उससे ज़्यादा हम चाहते हैं। यह जो प्रवृत्ति है कि द मोर वी गेट द मोर वी वांट, एग्ज़ैक्टली सर। यह बहुत उथल-पुथल करने वाली स्थिति होती है। और इसी ट्रैप में जब हम आ पाते हैं, तो इच्छाएँ तो अनंत हैं। सही बात और है। यहाँ पे रोकना है। हमारे पूर्वजों ने लिखा है, पुरखों ने लिखा है, नहीं? उन्होंने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह सब कुछ हमारे मन की बात होती है। अगर हम मन से अगर अपने आप को संतुष्ट करना शुरू कर दें, अपनी इच्छाओं को अगर सीमित कर दें, सीमित करना मतलब अब ये नहीं कि बहुत तरह की चीज़ें, नहीं।
लेकिन जैसा कि लोगों ने कहा कि तेते पाँव पसारिए जीती लांबी सौर, आज लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम अपने पाँव को ही पसारेंगे, चादर थोड़ी बड़ी करेंगे। तो पसारे हुए पाँव पर बड़ी चादर लाने के क्रम में क्या होता है ना कि हम भाग के पीछे भागते चले जाते हैं। यहाँ अर्थ लेना यह सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है हमारे लिए। इन्हीं चीज़ों में क्या होता है ना कि हमारा सबसे ज़्यादा जो बहुमूल्य होता है, सबसे ज़्यादा बेशकीमती होता है, जैसे परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं छूटते चला जाता है। न्यूक्लियर फैमिली की बात आपने जो कही, बिल्कुल सही आपने कही। तो जो न्यूक्लियर फैमिली की बात कही, बिल्कुल सही कही। आजकल परिवार छोटा हो चुका हुआ है। हम हैं, आप हैं, हमारे एक बच्चे, 1 से 2 बच्चे अगर हैं और किसी को एक लड़का है या एक ही लड़की है, एक बेटा, एक ही बेटी। अब बताइए कि जिसके पास एक बेटा है, उसका परिवार जब बड़ा होगा, उस बच्चे से एक झटके में उसकी एक बहन छूट जाती है। नहीं जी बिल्कुल। आने वाले समय में उसके लिए जब उसकी शादी होती है तो उसकी एक ननद छूट जाती है, उसके जो बच्चे होते हैं उसकी बुआ छूट जाती है। नहीं जी बिल्कुल। तो या किसी को अगर बेटी ही सिर्फ है तो उसका किसी का मामा छूट रहा है, किसी का मौसा, किसी का चाचा, किसी का ये। तो ये इसका दुष्परिणाम है। अच्छा, कहने के लिए तो हम कह लेते हैं कि भाई ये भैया हैं, भाभी हैं, चाचा है, चाची हैं, सब लोग अपने हैं। तो सब लोग अपने तब है ना जब एक चहारदीवारी के भीतर हैं, बिल्कुल जब सर। एक आंगन में है। बिल्कुल। आज तो अगर एक चहारदीवारी के भीतर भी अगर हम हैं तो जितने भाई उतना घर। जी बिल्कुल। तो यह जो वैचारिकता का जो एक संकट आया है हमारे बीच, तो मैंने पहले ही कहा ना कि जो संबंध छूटते चले जा रहे हैं, तो उस संबंधों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं, संबंधों को जोड़ने के लिए क्या है ना कि हमें और आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यही सब एक मूल्य की चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को बचा सकती हैं। कहा ना कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे चाचा हैं। और हक की जो बात थी, तो आज भी अगर हम वहीं से फिर शुरू कर दें, अगर मेरा भतीजा गलत कर रहा है तो उसको अगर मैं एक झापर लगा दूँ, झापर लगाने की प्रवृत्ति अगर खत्म हो गई, तो मैं अगर उसको वहाँ पर डांट दूँ तो मेरी भाभी ना डांटे मुझे कि आपने मेरे बेटे को क्यों डांट दिया। जी बिल्कुल। समस्या यहाँ से उत्पन्न होती है। अगर मैं भतीजा को कुछ कह रहा हूँ तो भाभी डांटती है। अगर मेरे बेटा को अगर बड़े पापा डांट रहे हैं तो मेरी पत्नी आकर मुझे कहेगी कि देखिए ना भैया ऐसे ऐसे बोल रहे थे। जिस दिन इन चीज़ों पर अंकुश लग जाएगा, उस दिन फिर से पुनः उस क्या कहते हैं कि अनुशासन का राज चलाया जाएगा परिवार में, और परिवार में सारे बच्चे फिर से मिलते हुए चले जाएंगे। सबों की अपनी जो एकजुटता होती है आएंगी। और सदियों से चलता आ रहा है, परिवार में अगर एक जगह है तो थोड़ा बहुत मनमुटाव, थोड़ा बहुत वो चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है, थोड़ा सा हम सह लें, थोड़ा सा तुम सह लो, तो फिर बात ही कहाँ है। जी तो बिल्कुल। इस तरीके से बच्चों में इन चीज़ों का भी देना पड़ेगा। मैं 5 भाई हूँ। एक समय होता है जब हम सब एक साथ होते हैं। एक शेर मैंने ऐसे ही कभी कह दिया था किसी गज़ल में कि इसी गली से वो कुछ लोग आते जाते थे। नहीं, इसी गली से वो कुछ लोग आते जाते थे, तमाम रिश्ते सलीक़े से जो निभाते थे। और कोई लौटा दे उस हसीन पल को, इसी तरीके से कुछ एक शेर है कि कोई तो लौटा दे उस हसीन पल को, या कि जब एक थाल में ही 5 भाई खाते थे। अरे वाह, तो इस क्या तरह का एक खूबसूरत लाइन। मामला था कि परिवार में इस तरीके की मजबूती थी। लेकिन वक्त के साथ क्या होता है ना कि बहुत तरह की चीज़ें बदलती चली जाती हैं। आपाधापी में लोग इस तरीके से हैं, पत्नी नौकरी कर रही है, पति नौकरी कर रहे हैं, तो सबों का परिवार अलग अलग हो रहा है। कोई मद्रास में नौकरी कर रहा है, कोई भोपाल में नौकरी कर रहा है, कोई मुजफ्फरपुर में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो इस तरीके से परिवार धीरे धीरे ये होता है, वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को कि मेरे चाचा जी अगर मुजफ्फरपुर में है तो उनसे मैं किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट करूँ। मेरा बच्चा नहीं समझ पाएगा अगर इन चीज़ों को कि जो भैया अंकल मेरे मध्य प्रदेश में हैं, मैं उनसे कैसे अपने आप से जुड़ूँ। मेरे कहने का मतलब कि ये जोड़ना पड़ेगा, और इसमें हम जैसे पेरेंट्स को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है तो तमाम चीज़ें लौट कर चली आएंगी, और इसकी पूरी संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। संभावनाएं तो हर चीज की होती है, और शिक्षक होने के नाते तो हम लोग इसी चीज पे काम ही करते हैं। एकदम बिल्कुल सर जी। काम करते हैं। संभावना ही तो है जिससे मतलब दुनिया में हर चीज का सृजन होता है। जी जी। और ठीक है, चीजें विलुप्त हो रही है, लेकिन अगर लग के काम किया जाए तो डेफिनेटली उस चीज को बिल्कुल हासिल सर, किया जा बिल्कुल। सकता है। और ये जरूरी है सर, मतलब हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये पारिवारिक जो मूल्य हैं जी। बच्चों में आना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बच्चे आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं फील कर पाते, मतलब वो बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जाते। कहाँ हमारे बचपन में कोई डिप्रेशन जैसी कोई चीजें हुआ करती थी। होती ही नहीं थी। थोड़ा सा अगर मन बना, मुंह थोड़ा सा फूला तो एक थप्पड़ पड़ता था, और फिर हम लोग वही हंसी में सारा डिप्रेशन गायब। सारा डिप्रेशन गायब, एकदम चार्ज हो जाते। आज जी। बच्चे बात किससे करेंगे? ना उनके पास उतना बड़ा परिवार है, ना उनके आसपास लोगों का उस तरीके का समागम है जहाँ पे अपनी बातों को खुल के कह सके। जी। माँ बाप के साथ भी
थोड़ी सी मतलब गैप होता ही है जहाँ पे वो बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, बातों को ठीक होता है। तरीके से नहीं कह पाते। हुँ, तो परिवार को करीब लाना ज़रूरी है। मतलब भले ही मतलब कोई नौकरी के सिलसिले में मद्रास हो, कोई नौकरी के हुँ, सिलसिले में दिल्ली हो, लेकिन हमारी जो मतलब जो सामाजिक संरचना है, वो बहुत खूबसूरत है। हुँ, देखिए हम हमारे यहाँ फेस्टिवल्स है, हमारे यहाँ शादी-ब्याह है और इस अवसर पे मतलब सारे परिवार के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। जी, जी, वो जब इस तरीके का मौका है, तो वहाँ पे सारे बच्चों को एक साथ बिठा के ये पारिवारिक मूल्य जी, को समझाना चाहिए बिल्कुल। और वो एक्शन में भी हमारा दिखना चाहिए। आप सिर्फ बोल के उनको नहीं बता सकते। अगर आपको बच्चों को प्रेम सिखाना है, जी, तो जी, आपको अपने भाइयों के बीच में ये प्रेम का प्रदर्शन करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, दिखाना बिल्कुल। पड़ेगा। हुँ, अगर आपको दिखाना है कि देखिए दादाजी कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको ये एक्शन से करके दिखाना होगा कि जी, देखिए दादाजी को कैसे उनकी बातों को हम लोग मानते हैं, कैसे बातों को हम समझते हैं। जी, तभी आगे आने वाले जो जनरेशन है, वो चीज़ों को सही तरीके से अपने दिमाग में फिट करा पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, चित्रित करना ज़रूरी है। बिल्कुल, जी, जी। सर आप साहित्य में इतना अच्छा कर रहे हैं। कई बच्चे जो जिनकी ये इच्छाएँ होती है, वो लेखनी में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बड़ी अच्छी राइटिंग्स होती है, जी, जी, कुछ अच्छा कविता लिखते हैं, कुछ अच्छा शेर लिखते जी, हैं। जी। वो कैसे मतलब अपने आप को एक आकर्षक मंच पे लेके आ सके और अपनी कृतियों को लोगों के बीच में मतलब एक प्रेरणा का संवाद बना सके? क्या करना चाहिए उनको? एक्चुअली है क्या, मैं इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा और मैं अपने आप से जोड़ने का प्रयास करूँगा। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए या पढ़ने के लिए आते ही रहे। तो बच्चों की आकांक्षाएँ होती हैं, प्लस 2 में जब आते हैं मेरे यहाँ बच्चे जी, जी, या बिल्कुल। आए, तो वो आकांक्षा लेकर के आते हैं कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रोफ़ेसर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। सबों की अपनी-अपनी आकांक्षा है, सबों के अपने-अपने एम्बिशंस हैं। जी, बिल्कुल। होता क्या है कि कभी-कभी कोई बच्चा आपसे प्रभावित होता है, तो मेरे कुछ बच्चे जाने कि हमारे सर लिखते हैं, तो उन लोगों के भीतर कुछ-कुछ चीज़ें आई, तो मेरा तो पार्ट भई या तो ग्रामर पढ़ाइए या लिटरेचर पढ़ाइए, एग्ज़ैक्टली सर। तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। ग्रामर में हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। साहित्य का जो पार्ट था, उसमें मैं थोड़ा-सा फ्रीडम लेता था बच्चों से और मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने देखा मेरे यहाँ पढ़ने वाले बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बाद में इंग्लिश ऑनर्स ले लिया, ऑनर्स में एडमिशन लिया, पीजी भी किया, बहुत तरह के बच्चे आगे भी बढ़े और कुछ बच्चों ने लिखना भी शुरू किया और आज तो बिल कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। होता क्या है कि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारे यहाँ जो बच्चे अगर आते हैं एसएससी का आईएम लेकर के, रेलवे का आईएम लेकर के या इंजीनियरिंग या कुछ भी तैयारी, एक पार्ट अछूता रह जाता है, वो है क्रिएटिव राइटिंग। एग्ज़ैक्टली सर। जिस बच्चे का अगर साहित्य में के प्रति लगाव है, जिस बच्चे की रुचि है साहित्य में, हम उसे यह भी बताएँ कि लिखें, क्योंकि बिल्कुल लिखने सही से बात। और तुम नौकरी करो, आप प्रोफ़ेसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बहुत अच्छे एक रचनाकार थे, मुझे उनका नाम याद है, विवेक कुमार या कुछ करके एक राइटर थे, वो पेशे से इंजीनियर थे। उनकी एक किताब आई थी मुट्ठी भर किरणें, कविता संग्रह था। तो वो क्या हुआ ना कि स्कूल लाइफ़ में कुछ-कुछ कविताएँ लिखने लगा। दोस्त यार उसके चिढ़ाने लगे, हाँ, हाँ, कभी जी आओ, आओ। तो वो उसके एक मज़ाक का पार्ट था। उस लड़के ने जब अपनी बात लिखी उस पुस्तक में तो उसने इस बात का ज़िक्र किया कि मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाने लगे कवि जी कह के और उसी चिढ़ाने का परिणाम है कि मुट्ठी भर किरणें आपके हाथ में है, अरे वाह! किताब का नाम। उस चिढ़ाने से प्रेरणा लिया और उन्होंने कविताएँ रच डाली और पुस्तक आ गई मुट्ठी भर किरणें। तो क्रिएटिव जो पार्ट है ना वो हर बच्चे के भीतर होता है। हम उसको उभार नहीं पाते हैं ठीक से। जिस बच्चे में अगर थोड़ी-सी भी रचनात्मक कौशलता अगर आपको दिखे या हमें दिखे, तो जैसे मैं तो करता हूँ, मैं तुरंत उसको कहता हूँ कि तुम कुछ लिखो। नहीं, आज हमारी एक स्टूडेंट है वो अंग्रेज़ी में उसकी बहुत तरह की कविताएँ आने लगी हैं। कुछ बच्चे हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं कविता, गीत, ग़ज़ल। जो हमारी बात के जो उस तरह के बच्चे हैं जो ग़ज़ल कह रहे हैं, जिनको कहीं परेशानी हो रही है लिखने-उखने में, वो मुझको भेजते हैं कि सर मैं इसमें क्या करूँ, कुछ थोड़ा मुझे बताएँ। मैं बताता हूँ और वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं अभी। तो ये जो क्रिएटिव जो एनर्जी उस बच्चे के भीतर है, उसको निकालने की ज़रूरत है और बिल्कुल बच्चे सर। लोग कर रहे हैं और इसके लिए कोई नहीं कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, कोई इंजीनियर की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ भी कीजिए, क्रिएटिविटी तो आपके भीतर की चीज़ है। हाँ, वर्ड्सवर्थ ने आप देखिए अंग्रेज़ी बिल्कुल सर। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि पोएट्री के बारे में जब उन्होंने डेफिनेशन दिया था, बोला कि पोएट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस सही बात। रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सही तो बात। ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट किया गया जो चीज़ है, हम भी कभी ट्रैंक्विल में होते हैं, आप भी होते हैं। उसमें जो भी चीज़ें अगर आ जाएँ, उसको रचनात्मकता का अगर एक स्तर दे दिया जाए, उसको अगर उस तरीके से अगर एक रास्ता दे दिया जाए,
तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छा करते हैं और लिखते पढ़ते हैं। तो इस बिल्कुल तरह के अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, ढेरों एग्जाम्पल्स। मन तो चंचल है सर, और कहते हैं ना कि मतलब एक बिल्कुल। सेकंड में मतलब 36,000 थॉट्स आपके दिमाग में जी जी गुजरते जी हैं, बिल्कुल। और वहां पे कई सारे क्रिएटिव थॉट्स आते हैं जी आपके जी विचार में। और मुझे तो लगता है ना कि हर आदमी कहीं ना कहीं दिल से कभी होता ही है, कुछ ना बिल्कुल। कुछ ख्याल हाँ उसके मन हाँ में आता बिल्कुल ही है। होता है। बस वो ट्रैंक्विलिटी में नहीं आ पाते, जिससे वो सही तरीके से चीज। मतलब चीजों को संयोजन नहीं कर जी पाते। जी बिल्कुल। अगर सही तरीके से उनका संयोजन होना चालू हो जाएगा तो क्रिएटिविटी आ ही जाएगी, कविता के रूप में वो शक्ल ले ही लेगा। जी जी। सर ये बिल्कुल सही बात आपने कहा कि सर अगर आपको राइटिंग में दिलचस्पी है हम्म, तो टीचर होने के नाते हम लोगों को उनको प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल करना लिखना चाहिए। चाहिए। और ये एक बड़ा कहते हैं ना कि सुअवसर के रूप में भी मतलब वो अपने करियर को भी इस रूप में शेप कर बिल्कुल सकते होता हैं। ही है, बहुत अच्छी आज चीज है। जिस जी जी। तरीके का समय है, जितनी अपॉर्चुनिटीज है, हर फील्ड अछूता है। जहां आपको काम करना है, जिस फील्ड में आपको जाना है, आप वहां पे जा सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी का दामन पकड़िए और फिर आगे बढ़िए। शब्दों को सही तरीके से संचय करिए और देखिए कितने मजे से चीजें अचीव करी जा सकती है। अभी के जो युवा हैं, जिम्मेवारियाँ उनके पास ज़्यादा होती हैं। उनके पास पढ़ने का वक्त होता है, हर एक समय उसके लिए तय है। इतना पढ़ना है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, तमाम चीज़ें पढ़नी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसी 24 घंटे के भीतर उसको अफेयर्स का भी टाइम चाहिए। सही बात है उसके लिए भी सर। समय है। सही सही बात है सर, बिल्कुल। तमाम चीज़ें बड़े लोग कह रहे हैं इन चीज़ों के लिए। राहत इंदौरी साहब एक बहुत अच्छे शायर हैं, रहे हैं, आप जान रहे होंगे, जी दुनिया जी जानती है उनको। जब भी वो लोग उनका नाम लेते हैं, बाएँ हाथ से अपना कान छूते हैं। जी बिल्कुल। उनकी गज़ल का एक दो शेर मुझे अभी याद आ रहा है, वही उन्हीं बच्चों के लिए, कि लोग हर मोड़ पर आ के संभलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पर आ के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। अरे वाह! और ये जो युवा जिनके बारे में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यही आके फिसलते क्यों हैं। तो वो जो सही वहाँ पर बात। फिसलते हैं, तो वह फिसलन उन्हें बहुत तरह की चीज़ें सिखला के चली जाती हैं। उस फिसलन से भी बहुत तरह की बहुत तरह की चीज़ें वो स्वीकार करता है। वहाँ से दर्द लेता है, वहाँ से पीड़ा लेता है, वहाँ से फ्रस्ट्रेशन भी लेता है। और जब तमाम चीज़ें उसके मन में उथल-पुथल करती हैं, तो फिर वो कलम लेता है और फिर उसके कलम की कूंची से शब्दों का प्रवाह निकल जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा, इसमें तो करियर तो अभी इतना बढ़िया बन रहा है। और अभी जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें तो वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे कंटेंट हैं। राइटिंग की तो होड़ लगी हुई है। कंटेंट आप आप देख ही जितना रहे हैं। अच्छा अगर शब्दों का संचय कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई पूर्ण विराम नहीं है। आप हुँ, कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब एकदम हमारे टाइम में ऑप्शंस की कमी थी, आज कमी थी। ऑप्शंस का कमी नहीं है। इन्फिनिटिव एकदम इन्फिनिटिव है। जी, आप मतलब जिस तरफ चाहे उस तरफ अपने पर फैला सकते हैं जी, जी। और उस क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जब सर अभी हम लोग ना मतलब ये पर फैलाने और ये साहित्य के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे बात ही बात में आपसे एक बार बात में पता चला था कि आपको हरिवंश राय बच्चन स्मृति अवार्ड से भी जी, नवाजा गया था। जी, जी, जी। तो सर वो क्या सिलसिला था? किस वजह से एक्चुअली ये मिला था सर? एक संस्था है पटना में, वहीं से मुझे सम्मानित किया गया था। तो साहित्यिक संस्था से जुड़ा रहा। और हरिवंश राय बच्चन ही नहीं, बल्कि मैं बता दूँ कि यह जो अंग्रेज़ी वाले लोग होते हैं, जिनका बैकग्राउंड अंग्रेज़ी है, उन्होंने हिंदी में बड़ा मिरेकल किया है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप हिंदी में कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर साहब थे, जी, सब जी, लोग बिल्कुल। जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हों, परवीन शाकिर का मैंने कुछ देर पहले नाम लिया, फैज़ अहमद फैज़, जी। फिराक गोरखपुरी, गोरखपति साहब, ये पंकज कर्ण। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब इस तरीके से बहुत तरह के लोग हैं जो अंग्रेज़ी बैकग्राउंड के होने के बाद हिंदी साहित्य में तो बहुत बड़ा काम किया। ऐसे ही वहाँ पर बात चली थी, तो बच्चन जी की उस मसाला की कुछ पंक्तियाँ भी मैंने पढ़ी थी। तो वो सब तो चीज़ें आती जाती हैं। बच्चन जी हों, गोपाल दास नीरज जी हों, इन लोगों को मैंने, जब मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया ना, तो इन लोगों को मैंने खूब पढ़ा। हिंदी साहित्य को मैंने पहले पढ़ा, तो पढ़ने के बाद जब चीज़ें वहाँ से आईं, तो लिखा। तो पटना के ही मंच के लोग, बिहार राज्य गीत से हुँ, कवि हुँ। सत्यनारायण जी ने लिखा था। अभी बिहार सरकार ने उनको सम्मानित किया था। तो उन्हीं लोगों के संयोजन में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहीं कुछ पढ़ा। तो बाद में एक ऐसी स्थिति बनी, कुछ संस्था से मिलना था, तो वहाँ से अवार्ड मिला इस तरीके से। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी शख्सियत के नाम का अगर अवार्ड अगर आपको मिलता है, तो आपकी ज़िम्मेवारी बढ़ती चली जी जाती है। सर, बिल्कुल। अवार्ड मिलना मतलब ये नहीं कि आपको संतुष्ट कर देना होता है। जी, बिल्कुल। वहाँ से आपकी ज़िम्मेवारी एक कदम और आगे और बढ़ती बढ़ है कि अब जाती इससे है। और बेहतर करना है। बिल्कुल। और एक जो कुशल रचनाकार होगा या जो एक कुशल शिक्षक होगा या कुछ, तो उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं ना, वो उसकी बेस्ट कृति होती है। पीछे बिल्कुल। की तमाम चीज़ों को वो भूलते चला जाता है।
तो ये कुछ पाठकों का प्यार है, आप जैसे लोगों का स्नेह है कि दिन प्रतिदिन मेरे माथे पर जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ते चला जा रहा है और ईश्वर से यही प्रार्थना होती है कि इतनी शक्ति दें कि मैं इन जिम्मेवारियों को उसी तरीके से शिद्दत से निभाता चला जाऊँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये जैसे जैसे आपको लोगों का प्रेम मिलते जाता रहता, उनका सम्मान मिलते जाता रहता है, आप किसी पुरस्कार से नवाजे जाते हैं, तो जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। जी जी समाज में आपको आप जो देने का जो क्षमता है, उससे आपका आकलन होना शुरू हो जाता है और तब लोगों को आपसे और बेहतर मतलब उम्मीदें चीज़ों बढ़ की जाती उम्मीद हो जाती है। बिल्कुल, जी जी और साथ ही साथ अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि आप जो आप थे, जी आप उसी में आप चीज़ों को दें। आपको हर पल खुद में बेहतर होना पड़ेगा, तभी जी आप जो लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं, उनको संतुष्ट कर बिल्कुल पाएँगे। वही होता ही और शिक्षक होने के नाते ये चीज़ हम लोग ना डेली के बेसिस पे महसूस कर है। सकते हैं। जी सर। हर रोज़ जब हम क्लास में जाते हैं, तो हमारे लिए एक नया चैलेंज होता है कि और बेहतर तरीके से बच्चों को कैसे बताया जाए जी कि जी वो चीज़ें उनके साथ एसोसिएट हो जाए। साथ ही साथ उनके मोटिवेशन का लेवल, उनके एनकरेजमेंट का भी लेवल चार्ज्ड हो। बेसिकली हम लोग तो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं और बच्चे जब शुरू करते हैं तो जी शुरू के कुछ दिनों में तो उनको ना जो उनका जो ग्रोथ दिखता है वो टेंजेंशियल दिखता है कि एकदम सीधे हाथ में ऊपर चला जा रहा है। जी लेकिन जो ये बीच का जो मतलब एक लाइन जब मतलब उनको फील होता है जहाँ पे हम सीधे रेखा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जी वहाँ पे लगता है कि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा, फिर आगे चीज़ें कैसे होगी। लेकिन मेन यही होता है जहाँ पे उनके प्रैक्टिस और मतलब रेगुलर होने का जो सबल कंडीशंस होता है, इसको जो मेंटेन कर लेता है, वो चीज़ों को आसानी से अचीव कर लेता जी है। जी बच्चे आजकल है कहीं न कहीं उनको घबराहट होती रहती है कि इतने सारे बच्चे कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं। जी जी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सीटें कम हो रही है, कैसे मैं मतलब चीज़ों को निकाल पाऊँगा, कैसे मैं जॉब में आ पाऊँगा? अक्सर मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई, तुम्हें जो ये इतनी बड़ी जो भीड़ दिख रही है ना, ये महज़ भीड़ ही है। भीड़ है बिल्कुल। जो 50% बच्चे जो होते हैं ना, वो सिर्फ़ इसीलिए किसी कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं कि चलो मेरे यार दोस्त ले रहे हैं, मैं भी ले लूँ। जी जी 50% बच्चे हैं जो मतलब वाक़ई में कॉम्पिटिशन के लिए करते हैं और उसमें से भी जो 20-25% बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं लैगिंग बिहाइंड होते हैं। तो जी जी आपका जो रियल कॉम्पिटिशन होता है, वो 20-25% बच्चों के साथ ही होता है। जी जी और इन सब से ऊपर भाई तुम्हें एक ही सीट चाहिए ना, बस तुमको बस ज़्यादा सीट की ज़रूरत क्या है? तुम अपने एक सीट के लिए काम करो, तुम हर रोज़ अपने आप में बेहतर हो। और जब तुम हर रोज़ अपने आप में बेहतर होगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने ना जो एस्पिरेशन, जो गोल रखा था, वो तुमने हासिल कर हासिल लिया। कर लिया जी आज भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम और स्नेह से आज 6500 से ज़्यादा बच्चे जी हमारे जी अलग सरकारी संस्था में हैं। जी जी वो मतलब अ, हर जगह अपने आप को मतलब प्रूव कर रहे हैं जी जी और यही एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं दिन प्रतिदिन की मतलब चीज़ों को आसानी से हासिल किया जा सकता है। कई सारे एग्ज़ाम्पल्स मतलब आप सोशल मीडिया का ज़माना है, जी हर दिन हमारे सामने में आता है कि वो मतलब ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करता था जहाँ पे उनके पास संसाधनों की कमी थी, चीज़ें नहीं थी, फिर भी वो मतलब देश का जो सबसे अमिट एग्ज़ाम है वहाँ पे अपने आप को साबित कर दिया। तो बस तुम एक बार मन बनाओ और जब अब तुमने मन बना लिया तो फिर कोई सेकंड थॉट अपने दिमाग में आने मत दो। जी जी आने मत दो जब तक तुम सफल ना हो जाओ। आज तक मैंने एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा कि उसने सोचा हो और उसने उस चीज़ को कंप्लीट ना किया। उन्हीं का कंप्लीट नहीं हो पाता जो बीच में छोड़ देते जी हैं। जी लगे रहो और होना है तय है। ये हर फील्ड का यही हिस्सा है। बच, सर आप बच्चे जब तैयारी के दौर में होते हैं तो उनके भीतर एक उथल-पुथल तो हमेशा रहता है। एक तो उनके पास टारगेट होता है किसी तरीके से भाई हमको कुछ अचीव कर लेना है। कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जो वो रोलिंग स्टोन की तरह होते हैं। आज एसएससी का एग्ज़ाम दे लो, कल रेलवे का, परसों ये, परसों वो, तरसों वो। उससे थोड़ा-सा बचना चाहिए कभी-कभी और एक डिटर्मिनेशन उसका होना चाहिए। एक जगह कहीं अगर उनका फ़ोकस है कि मुझको यही करना है, तो फिर यही करना है और इस तरीके से रह जाएँगे अगर वो, तो हमारे तो दिनकर जी ने कहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है। सही सही बात है सर। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। जी, जी, बिल्कुल। बच्चे अगर ठान लें तो अपने हिसाब से रास्ते बदल लेते हैं। तो ये सब कॉम्पिटिशन सब का जो मामला है वो सब तो आता है जाता चला जाता है, बस थोड़ा-सा उनको कंसंट्रेट अपने लक्ष्य की तरफ करना होता है और बस उसको छोड़ना नहीं होता है। कुछ दिनों की मेहनत है, वो करना है और हम लोग जो काम कर रहे हैं जैसे शिक्षण का जो कार्य करते हैं, तो हम लोग को ठहरने का मौका कहाँ है? जी, बिल्कुल। आदमी दूसरे प्रोफ़ेशन में आकर के नौकरी ले लिया, वहाँ पे लोग ठहर जाते हैं। एक हमारा और आपका ही प्रोफ़ेशन है, जहाँ प्रतिदिन हमको आपको ही पढ़ना है। जी, बिल्कुल। हर दिन हमको नई-नई चीज़ों से होकर गुज़रना है जी, बिल्कुल। और हर दिन नया कुछ सीख कर के हर दिन बच्चे को नया कुछ देना एग्ज़ैक्टली है। सर, एग्ज़ैक्टली सर। यह जो नया हम देने की हमारे भीतर की जो ताकत है, हमारी जो प्रवृत्ति है
तो वह जो है उन बच्चों के भीतर वो नयापन लाता है। बिल्कुल। और वही है जो उनके कभी टूटने के क्रम में, कभी हतोत्साहित होने के क्रम में यह उसके लिए संबल का काम करता है, और फिर वो बच्चे अच्छा करते हैं, वो जी बिल्कुल सर, लगातार। बिल्कुल सर। बस यही बात हमेशा हम लोग बच्चों को इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं, भाई जी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है और डेली के जी, बेसिस पे पढ़ना है। बिल्कुल। एक ही चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है ना कि जो काम आप करते हो उसको इतने प्रेम से करो जी, जी, कि वो जोश और एंथुसियाज्म के रूप में ना, जब आप उसे डिलीवर करने की कोशिश कर बिल्कुल। रहे हो वो आगे बढ़े, और वो ट्रांसलेट होता ही होता है। बच्चों जी, का जी, प्रेम ऐसे ही मिलता है। जी, और आप भी मतलब जब आप अपने काम में अपना पूरा जोश, पूरा उत्साह बिल्कुल। डालोगे तो कोई शक नहीं है, कोई कारण नहीं हाँ, है कि तुम उस चीज़ को अचीव ना कर बेहतर सको, होता ही है, हो ही कर जाता सको। है बेहतर। जी, जी। हम लोगों ने सर बहुत सारे विषयों पे बहुत सारी बातचीत करी। जी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय हमें दिया सर। अरे और नहीं ये सर, हमारे ये बच्चों के लिए, हमारे मतलब जो हमारे जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जी, ये एपिसोड रहेगा जहाँ पे वो बहुत काम की चीज़ें सीखेंगे। सर जाते-जाते ना सर, मतलब 3 लाइन्स में कुछ ऐसी बातें बच्चों के लिए करें कि उनके लाइफ में ना एकदम कहते हैं ना कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप ले ले। वो मतलब इसको मजबूती से अपनाएँ और अपने ज़िंदगी में सुखद तब्दीली के रूप में उसको शामिल कर सकें। नहीं, एक चीज़ तो है कि बच्चे को भागने के पीछे भागना नहीं है, वक़्त के पीछे नहीं भागना है उसको। आज क्या है ना कि उसके पास इतनी संभावनाएँ हैं कि उन संभावनाओं में वो तलाश नहीं कर पाता कि मुझे आफ्टर ऑल करना क्या है। कोई दूसरा अगर बेहतर कर लिया, एक साथ रहने वाला दोस्त ही कुछ बेहतर कर लिया, तो वहाँ पर थोड़ा-सा उसको थोड़ी-सी परेशानी होती है उसे। इन चीज़ों को दरकिनार करे, और उसको एक चीज़ तो समझना चाहिए कि जीवन में जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो तय कर लिया हूँ, मैंने जो तय कर लिया है और मैं जो प्राप्त कर लिया हूँ, वह पर्याप्त, सबसे बड़ा पर्याप्त है। यह जिस दिन बच्चा ठान ले, तो वह क्लर्क की तैयारी करे या आईएएस की तैयारी करे, संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। बच्चों का संतुष्टि लेवल जो है, उसको रखना पड़ेगा अपने भीतर। ये नहीं कि भाई मैं तो ये नहीं कर पाया, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा था यार, 2 अटेम्प्ट लिया भी, एक बार में ये गड़बड़ा गया, नहीं तो आज मैं भी वहाँ होता। अब ये जो मैं भी वहाँ होता वाली जो स्थिति है, वह उसको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। अब उसे क्या करना है कि अगर मैं क्लर्क बना, तो मैं अपने क्लर्क बनने के बाद भी मैं उसमें अपना इतना चीज़ दे दूँ, अपना 100% दे दूँ कि लोग हमको याद करें, अरे भाई फलाने बैंक में वो क्लर्क था, क्या लड़का था, क्या काम किया। और यह तब होगा जब आप किसी फील्ड में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हासिल कर लें, उसमें अगर आप बेहतर कर चले जाते हैं, तो नाम चला जाता है। कमी तो सबों के भीतर कुछ ना कुछ होती है। हर आदमी चाहता है, नहीं मुमकिन नहीं हर एक के लिए ताज बनाना, पर हर के दिल में कहाँ मुमताज होती है। सही है, ताज तो बनाने की हर सही है। लोग बात कर ले, लेकिन उसके लिए पहले मुमताज की जरूरत होती है। जी, जी, बिल्कुल। तो अगर आपने एक छोटा सा झोपड़ी ही बनाया है, तो आपका वह झोपड़ी उस ताज से कम नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। ये उसके लिए ताकत है। और हमारे पुरखे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सुना होगा आपने। जी सर, उनका बिल्कुल। एक पोएम बड़ा ज़बरदस्त है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। हुँ, अंतिम स्टांजा उसका एकदम जीवन में रखने वाला है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो ज़िंदगी की जो यात्रा है, उसको तो रोकना नहीं है, अभी जाना है। और वो उसी रास्ते से, उन्हीं का फिर थोड़े रोड नॉट टेकन, ये तो इस सब तरीके से। तो आपने जो एक लक्ष्य तय कर लिया, आपने जो हासिल कर लिया, अब उसको बेहतर करके बता देना है। हम हमारे पास ज़मीन मिल गई, तो इसी ज़मीन पर कोई ताड़ उगाता है, कोई बरगद उगाता है, जी, बिल्कुल। नहीं तो उगाने वाले का श्रम सब जगह एक ही तरह का होता है, और सबों का अपना अपना वैल्यू है। जिस दिन बच्चे इस वैल्यू को समझ लेंगे, जिस दिन अपने भीतर का उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म कर देंगे, उस दिन उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और कुछ ऐसा करें, समाज को दें। नहीं, भगवती प्रसाद वर्मा एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने कहा कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। सही किस बात है। ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से कुछ अपना लिए चले, जग को कुछ अपना अपना दिए चले। दिए चले। जो वाह! कुछ भी हमारे पास है, हम कुछ जग को दें, जो कुछ जग में हमारे लिए है, हम उससे लें। इस बुनियाद पर अगर आज बच्चे अगर आगे बढ़ते चले जाएं, तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता है। ज़िंदगी के किसी मुकाम पर हों, अगर आप कोई सफलता हासिल किए हुए हो, वह आपकी सफलता है, और सबसे बड़ी सफलता है।
इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। जी ये बिल्कुल बच्चों के लिए इससे बड़ा बिल्कुल इंस्पायरिंग कुछ बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, आपने बहुत कमाल की बात करी और इसी बात को मतलब सार के रूप में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जी, जिस चीज़ की इच्छा आपने रखी है, उस चीज़ को पाने के लिए अपने पूरे मन से, पूरे तन से, पूरा धन से, मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए पूरा जी-जान से लग जाइए। अपने काम से प्रेम करिए और फिर देखिए, वो जो आपकी चाहत है, वो पूरी तरीके से पूर्ण होगी ही होगी। कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकेगी। सर, आपका सर बहुत-बहुत आपका भी बहुत आभार, आपने नहीं, मतलब बहुत-बहुत इतना धन्यवाद सर, कीमती समय बहुत-बहुत और थैंक यू इतनी कमाल की जानकारियाँ हमारे मतलब दर्शकों को दिया है। हम सब की तरफ से आपको सर। बहुत-बहुत बहुत-बहुत प्रणाम। आभार धन्यवाद। कि मुझे आपने अपने साथ कुछ देर बातचीत करने का मौका दिया हाँ, और और एक बात और कहना चाहूँगा जी, कि अगर हमारे किसी भी दर्शक को अगर सर से कोई और जानकारी चाहिए होगी, जी, कुछ सवाल पूछना है या कुछ सीखने के लिए अगर सर को कॉन्टैक्ट करना है, तो आप कृपया करके जो कमेंट बॉक्स में आप ये डालेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सर से जी, निवेदन जी। करूँगा कि आपको इन क्वेश्चंस के या आपके जो मतलब जो सवालात हैं, उसके पूरे-पूरे जवाब मिले, आपको पूर्ण रूप से मदद किया जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सर। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सो मच। फिर मिलते ठीक। हैं अगले एपिसोड में। मैं संदीप कुमार मिश्रा, मोटिवेशन बिहार 1 से। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।